in the last lecture we discuss about the purchasing procedure steps. हमने डिस्कस किए थे परचेजिंग प्रोसीजर में कितने स्टेप्स होते हैं, परचेजिंग प्रोसीजर क्या होता है, सीक्वेंस में जो सीक्वेंस होते हैं और जो स्टेप होते हैं जिसमें परचेज किया जाता है, परचेजिंग की जाती है, ठीक है, उसके स्टेप्स हमने किए थे कि ए स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू। अब हम इसके बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि क्या होता है। वी विल डिस्कस अबाउट द रिगार्डिंग ऑल द परचेजिंग ऑल द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द परचेजिंग प्रोसीजर इन द डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम परचेजिंग प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप है हमारा परचेज रेक्विजिशन। परचेज रेक्विजिशन में क्या होता है, जब भी कोई आर्टिकल या फिर कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी आइटम है या प्रोडक्ट है, जब वो उसकी मिनिमम लिमिट तक पहुंच जाता है कि अब ये फिनिश हो जाएगा, अब रीऑर्डर करना पड़ेगा, रीऑर्डर लेवल पे पहुंच जाता है, तब क्या होता है, जो पर्सन इंचार्ज होता है, ठीक है, जो कि स्टोर लेजर होता है, जो पर्सन होता है वो उसमें कौन इंचार्ज होता है, स्टोर लेजर, वो क्या करता है, रेक्विजिशन फॉर्म को फिल करता है, ठीक है, और उसको कहाँ भेज देता है, परचेज डिपार्टमेंट की तरफ भेज देता है, ठीक है। जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है, स्टोर लेजर का इंचार्ज, क्योंकि उसको पता है कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसको रीऑर्डर करना है, यानी जो मिनिमम लिमिट तक पहुंच चुके हैं उसको रीऑर्डर करना है, दोबारा से ऑर्डर लगाना है उसको। तो वो जो स्टोर लेजर है वो क्या करेगा, रेक्विजिशन फॉर्म है, रेक्विजिशन फॉर्म को फिल करके परचेज डिपार्टमेंट में सेंड कर देगा, और उस रेक्विजिशन फॉर्म में क्या लिखा होगा कि टाइप, किस टाइप का प्रोडक्ट मंगवाना है, ठीक है, उसकी क्वालिटी, कितनी क्वालिटी है, और उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में वो मंगवाना है। तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया परचेज रेक्विजिशन, जिसमें परचेज रेक्विजिशन फॉर्म को फिल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स। अब उसके पास चला गया, अब वो प्रोडक्ट, जो भी आर्टिकल है या प्रोडक्ट है, उसको कहाँ से मंगवाना है, सप्लायर, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ सप्लायर्स अवेलेबल इन द मार्केट टू ऑर्डर आर प्रोजेक्ट, ऑर्डर कर सकते हैं हम अपना प्रोडक्ट या आर्टिकल। तो उसके लिए क्या करना है, अब हमें सिलेक्शन करनी है। उसकी सिलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे, जो आइटम्स हमें, जो भी आर्टिकल्स हमें परचेज करना है उसकी एक लिस्ट बना दी, ठीक है, और उसकी लिस्ट से हमने वो अलग अलग सप्लायर को सेंड कर दी, ठीक है। अब जो अलग अलग जो आइटम्स हैं वो हमने सप्लायर को सेंड की हैं, वो थ्रू द न्यूज़पेपर के थ्रू सेंड कर दी, या टेंडर्स होते हैं उसके थ्रू हमने सेंड कर दी, कि हम आगे टेंडर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब उन्होंने ये रिसीव की कोटेशंस, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो सप्लायर्स हैं उन्होंने सारी लिस्ट देखी, अब उन्होंने कोटेशन सेंड की, ठीक है, सप्लायर्स ने जिन्होंने परचेज करना है उनको कोटेशन सेंड की। अब डिफरेंट सप्लायर ने अपनी अपनी कोटेशन सेंड की है, तो क्या होगा, अब जिसने परचेज करना है, जो परचेजर है, जो बायर है, वो उन सारे सप्लायर की जो कोटेशन है उसका कंपैरिजन करेगा। सबसे पहले क्या देखेगा कि जो सप्लायर है वो कितना कम से कम, लोएस्ट रेट क्या है उसका, ठीक है, कितने कम रेट पे वो चीज़ अवेलेबल करवा रहा है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं देखेगा, वो ये भी देखेगा कि क्या जितनी हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, जितना हमें अमाउंट चाहिए उतनी फुलफिलमेंट कर देगा, अब उतना प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकता है या नहीं करवा सकता, ठीक है। और जो क्वालिटी है, गुड्स की क्वालिटी किसके पास बेटर मिलेगी, कौन से सप्लायर के पास गुड्स की क्वालिटी बेटर मिलेगी, और वो क्या टाइम से गुड्स को डिलीवर कर देगा या नहीं करेगा। तो ये सारी पॉइंट्स को कंसीडर करके हम क्या करते हैं, जो सप्लायर है उसकी सिलेक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, पॉइंट्स कौन से कंसीडर करते हैं कि जो अब सप्लायर है उनको लिस्ट भेज दी अलग अलग सप्लायर को, उन्होंने अपनी कोटेशन सेंड की, ठीक है। अब उन कोटेशन का कंपैरिजन करेगा जो बायर है, जैसे हम भी मार्केट में जाते हैं, ठीक है, कुछ परचेज करना है हमें, जैसे कोई भी गारमेंट की शॉप पे, तो हम अलग अलग शॉप्स पे जाके देखते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं कि उस शॉप पे ये इसकी जो प्रोडक्ट था, ये जो हम भी गारमेंट देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी इससे ज़्यादा बेटर थी और उसकी प्राइस थी वो भी रीजनेबल थी,
ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी थी। ये सब हम कंपेयर करते हैं ना, फिर ही हम सिलेक्शन करते हैं सप्लायर की भी, हम उससे हम ये प्रोडक्ट है वो परचेज कर लेंगे। तो उसी तरह से जब बिजनेस में जो इसमें ड्रग स्टोर का बिजनेस है उसमें भी हम हर चीज़ चेक करते हैं, ठीक है, क्वालिटी चेक करते हैं कि क्वालिटी कैसी है, जैसी जो हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, जितनी अमाउंट हमें चाहिए किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की, ठीक है, ड्रग प्रोडक्ट की, तो उतनी वो हमें अवेलेबल करवा सकता है विद दैट पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम तक हमें चाहिए, ठीक है, और वो डिलीवरी उसकी प्रॉपर टाइम पे देगा या नहीं देगा, ठीक है। और पेमेंट का मोड जैसा हम कहेंगे हमारे अकॉर्डिंग जो टर्म्स और कंडीशन है उसी वे में पेमेंट वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करके ही एक परचेजर क्या करता है, सिलेक्शन करता है। किसकी सिलेक्शन करता है? सप्लायर की सिलेक्शन करता है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर। देखो पहले फॉर्म फिल हो गया, आफ्टर द फिलिंग ऑफ फॉर्म देन सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, आफ्टर द सिलेक्शन सप्लायर इज सिलेक्टेड, सिलेक्ट हो गया, ठीक है, देन प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना है। अब जो ऑर्डर प्लेस करना है इसको कैसे प्लेस किया जाता है? बाय सप्लाई ऑर्डर की हेल्प से। जो सप्लाई ऑर्डर है दैट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि क्या है, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर फॉर्म, उसको ही सप्लाई ऑर्डर कहते हैं। स्टैंडर्ड परचेज, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर फॉर्म, ये फॉर्म होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर फॉर्म इज कॉल्ड एज सप्लाई ऑर्डर, उसको सप्लाई ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये जो सप्लाई ऑर्डर है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इस लीगल डॉक्यूमेंट में क्या क्या मेंशन किया जाता है, हर चीज स्पेसिफाई की जाती है भी कौन सी प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, जैसे कोई भी ड्रग प्रोडक्ट है, कौन सी ड्रग प्रोडक्ट, क्या आपने एंटीबायोटिक मंगवानी है, ठीक है, एंटीबायोटिक टैबलेट फॉर्म में सॉलिड डोसेज फॉर्म मंगवानी है या पेरेंटल फॉर्म मंगवानी है, ठीक है, ये सब मेंशन होगा। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर है, एंटीबायोटिक मंगवा रहे हैं, कोई भी एंटीबायोटिक पर्टिकुलर किसी भी ब्रांड की, कोई भी नाम ले लो आप, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन की बात कर लेते हैं, तो उसको वो जो ब्रांड है वो कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है वो भी उसमें मेंशन होगा, और उसकी प्राइस क्या रहेगी, कितनी उसकी प्राइस रहेगी, ठीक है, और कुछ और भी टर्म्स और कंडीशन सप्लाई की, वो सब इस डॉक्यूमेंट में, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है दैट इज सप्लाई ऑर्डर, इसमें मेंशन होता है, ठीक है। अब ये जो सप्लाई ऑर्डर है इसमें ये सब चीजें तो हो गई। अब इसमें जो सिग्नेचर होते हैं वो ऑथराइज्ड पर्सन के होते हैं, ठीक है, और इसमें जो इसकी कॉपीज होती है नियर अबाउट 5 से 6 कॉपीज बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें 2 कॉपीज तो सप्लायर के पास जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद एक तो उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए और एक वो रिटर्न करते हैं टू द सप्लाई डिपार्टमेंट को रिटर्न करते हैं, ठीक है, और एक रहती है स्टोर इंचार्ज, जिसने जो भी पार्टिकल है, जो भी आर्टिकल है, ठीक है, या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो ऑर्डर किया है, ठीक है, तो सप्लाई ऑर्डर के लिए जो फॉर्म भरा है जिसमें स्टोर इंचार्ज के पास एक कॉपी होगी और एक कॉपी होगी परचेज डिपार्टमेंट के पास, ठीक है, और एक इसकी कॉपी होगी जो परचेज मैनेजर है उसके पास। तो इसकी 5-6 कॉपी होती है इस लीगल डॉक्यूमेंट की, जिसमें हर चीज एवरीथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको ऑर्डर करना है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन होगी। आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, नाउ मूव टू द रिसीविंग द चेक। ऑर्डर हमारा लग गया, अब हम चेक ऑफ रिसीविंग करेंगे और चेकिंग करेंगे मटेरियल की, ठीक है, ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब ऑर्डर के थ्रू उन्होंने हमें जो भी सामान था वो सप्लाई करना है, तो हम उसको रिसीव करा, हमने जो भी मटेरियल है, हमें जैसे एजिथ्रोमाइसिन थी वो हमने रिसीव कर ली, जितनी हमने क्वांटिटी मंगवाई थी उतनी क्वांटिटी हमें मिल गई, ठीक है, और क्या वो उसी ब्रांड की मिली है जो ब्रांड हमने ऑर्डर किया था, ठीक है, वही पर्टिकुलर उसी कंपनी की हमारे पास वो एजिथ्रोमाइसिन हमें रिसीव हुई है, ठीक है, तो उसकी रिसीविंग के बाद उसकी पूरी इंस्पेक्शन करेंगे, रिसीव करने के बाद उसको इंस्पेक्शन करेंगे कि क्वालिटी प्रॉपर है, जो क्वालिटी मंगवाई थी, क्वांटिटी जितनी मंगवाई थी उतनी क्वांटिटी है या नहीं है,
ठीक है। फिर वो जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, उसको हम कंपेयर करेंगे जो चालान फॉर्म है, चालान फॉर्म या फिर इनवॉइस और बिल, उसके साथ टैली करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि उस चालान फॉर्म में या बिल में सब कुछ मेंशन होता है भी ये प्रोडक्ट है इतना और इसकी इतनी अमाउंट है और इसकी इतनी प्राइस है, वो उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो इफ द गुड्स रिसीव, अगर वो कंफर्म हो गए तो ठीक है, अगर वो कंफर्म नहीं हो रहे तो उसको क्या होगा, कंफर्म टू द स्पेसिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग उसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। नहीं तो जो गुड्स होंगे उसको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई उसमें कोई क्वांटिटी में कमी है या फिर कोई इस तरह से डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर नहीं है, सब प्रॉपरली है, हमने चालान के साथ उसको चेक कर लिया, ठीक है, जो चालान था उसके साथ कंपेयर कर लिया भी हाँ प्रॉपर है, इतना ऑर्डर हमने दिया था, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सब कुछ इसमें है, मेंशन कर रखा है, तो इसका मतलब आपने वो चालान और जो भी है फॉर्म सब कुछ वो क्या होगा, रिसीव कर लिया, चेकिंग भी होगी, इंस्पेक्शन भी होगी। अब हम क्या करेंगे, चेकिंग ऑफ इनवॉइस और बिल। अब हमने मटेरियल रिसीव कर लिया, मटेरियल का सब चेक कर लिया, चालान के साथ कंपेयर कर लिया, सब ठीक था, जो नहीं ठीक था, जो डिफेक्टेड था उसको रिजेक्ट करके अलग रख दिया, ठीक है। चेकिंग ऑफ इनवॉइस और बिल, इसमें क्या होता है, जो हमने गुड्स सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में लिया है, ठीक है, जो हमें ऑब्टेन हो गया, सप्लाई किया, जो हमने परचेज कर लिया, ठीक है। अब जो बिल है, ठीक है, या फिर इनवॉइस है, उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, बिफोर द अप्रोप्रिएट पेमेंट, पेमेंट करने से पहले उसको हम चेक करेंगे कि जो रेट है अलग अलग आइटम के, जो भी प्रोडक्ट है उसके जो चार्ज लगाए हैं वो सही है, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसलिए वो इनवॉइस को और बिल को हम प्रॉपरली चेक करेंगे। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ बिल्स इन बुक। अब हमने बिल भी रिकॉर्ड चेक कर लिया, कोई भी चीज करने से पहले हम चेक करते हैं ना, तो वो उसकी चेकिंग हो गई। अब वो कहाँ पे चला गया, अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बिल्स को बुक्स में। रिकॉर्ड करने के लिए अब ये कहाँ जाएगा, बिल का सारा काम कौन संभालेगा, अकाउंट सेक्शन, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना, क्योंकि पेमेंट उसके थ्रू ही जाएगी। कल को अगर कोई पेमेंट है इस तरह से गलत पेमेंट चली गई तो वही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो इसकी अथॉरिटी किसको है, अकाउंट सेक्शन को। तो जो रिकॉर्ड किया है वो जो बिल है हमने चेक किया, उसको रिकॉर्ड करेंगे हम बिल्स को बुक्स के अंदर, ठीक है, कि हम श्योर हो गए कि ये जो अकाउंट है जो भी है उसके अंदर सारी रसीद आएंगी, कि रिसिप्ट ऑफ डैमेज मटेरियल है उसका, उसके बारे में कोई एक्सेसिव मटेरियल आ गया है, अगर मान लो जितना ऑर्डर लगाया है ऑर्डर से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में मटेरियल आ गया है तो उसके बारे में भी नोट डाउन होगा। और अगर मान लो शॉर्टेज सप्लाई है, जितना मंगवाया था उतना नहीं आया, या फिर इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें रिसीव हो गया, उसके बारे में भी सब कुछ कौन लिखेगा, ये रिकॉर्ड कौन करेगा, अकाउंट सेक्शन में जब बिल्स की रिकॉर्डिंग होगी इन द बुक्स, वो सब इसमें होगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है हमारा, दैट इज आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ बिल्स इन द बुक मूव टू द रिलीजिंग। अब उनको रिकॉर्ड कर लिया, अब क्या करेंगे, रिलीज होगा, पेमेंट, सप्लायर को पेमेंट दी जाएगी, ठीक है, रिलीजिंग द पेमेंट। जो टर्म्स और कंडीशन थी बायर और परचेजर के बीच में, उसके अकॉर्डिंग जो अकाउंट सेक्शन है वो क्या करेगा, वो सप्लायर को पेमेंट देगा, जैसी भी होगी। अगर मान लो कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो परचेज डिपार्टमेंट है वो खुद ही पेमेंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप में था रिलीज ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर। ये हमारा परचेजिंग प्रोसीजर था, उसके 7 स्टेप्स थे, ये कंप्लीट हो गए। जब भी हमने किसी भी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो ड्रग से रिलेटेड या कोई भी बिजनेस है, उसकी परचेजिंग करनी है तो ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अब आ जाती है बात, ये तो हमने कर लिया प्रोसीजर। हम जो फर्स्ट स्टेप था परचेज रिक्विजिशन फॉर्म था, उसको फिल करने के बाद सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, सप्लायर की सिलेक्शन करने के लिए कैसे, ये किस बेसिस पे इसको सिलेक्ट किया जाता है सप्लायर्स को। अब बहुत सी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक लिस्ट बनाते हैं किसकी, अप्रूव्ड सप्लायर्स की, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर्स। लिस्ट
ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर्स मतलब कि जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो उसमें बहुत से ऐसे होते हैं जो ड्रग हाउस, बिजनेस ड्रग हाउस है, वो क्या मेंटेन करके रखते हैं लिस्ट ऑफ अप्रूव, जिनको अप्रूवल मिली हुई है। तो उसमें क्या कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को ना वो कंसीडर करके रखते हैं, भी उन पॉइंट्स के बेस पे ही एक सप्लायर की सिलेक्शन की जाती है। सबसे पहला पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर की बात करें, इसमें आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। क्या कंसीडर किया जाता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कितनी है, कि अगर कोई बड़ा ऑर्डर दे दिया जाए तो क्या मैन्युफैक्चरर इतना कैपेबल है उसको टाइमली ऑर्डर को कंप्लीट करके वो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगा। तो ये देखा जाता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग जो हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो उसे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। क्या नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सप्लायर। फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सप्लायर की बात करें तो इसमें सप्लायर का जैसे फाइनेंस होगा उसी बेस पे वो हमें उसी क्वालिटी का, उसी टाइप का, ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगा सप्लायर, ठीक है। तो इसमें ये भी होता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया है, अच्छा उसके पास फाइनेंस का रिसोर्स है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमें जो भी प्रोडक्ट है अवेलेबल करवा सकता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रखेगा। तो ये भी एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखी जाती है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री। नेक्स्ट हम जो क्राइटेरिया देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री। जो भी उसने इंडस्ट्री है वो किस तरह से मैनेज कर रखी है प्रॉपरली, कि ऐसा है ना कि पूरा स्टाफ अवेलेबल है, हर तरह की मशीनरी उसके पास अवेलेबल है, हर वैरायटी के प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये सब देखा जाता है। भी उसने अपनी जो इंडस्ट्री है जहाँ से हम अपना जो भी ऑर्डर है, परचेजिंग ऑर्डर है हमारा उस सप्लायर का, ये भी देखा जाता है कि किस तरह की क्वालिटी का वो प्रोडक्ट हमें देगा, किस तरह से, अगर मैनेजमेंट प्रॉपर कर रखी है तो उसमें प्रोडक्ट कोई भी इस तरह से नहीं होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी प्रोडक्ट की, क्वांटिटी भी सही हमें प्रोवाइड कर सकता है जितनी हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, और पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम पे वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो ये भी एक क्राइटेरिया जो कि हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री, किस तरह से उसने इंडस्ट्री को या फैक्ट्री को मैनेज कर रखा है। उसके बाद सर्विस फैसिलिटीज। नेक्स्ट जो बात करें हम दी सर्विस फैसिलिटी, जो नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, सर्विस फैसिलिटी। किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर बहुत बड़ा है, इतना ऑर्डर उसको मैनेज नहीं हो पा रहा, तो वो अपने आप, तो सप्लायर को ऐसे करते हैं ना, अभी इसको टाइम लगेगा, ये नहीं, हम दूसरे सप्लायर को अपना ऑर्डर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि किस तरह की सर्विसेज, अब वो ये होता है कि जब आपने ऑर्डर दिया, साथ के साथ आपका ऑर्डर प्रिपेयर कर दिया, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी। तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा सप्लायर कि परचेज करने वाले को किस तरह की फैसिलिटी और कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये भी एक तरह का क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। उसके बाद बिजनेस रेपुटेशन एंड वैल्यू ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिजनेस रेपुटेशन। ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब रेपुटेशन की बात करें तो अगर मान लो अच्छी कोई रेप्यूटेड कंपनी होती है तो आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है कि हाँ, अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे हमने कुछ भी लेना है, डाबर,
डाबर का इतना अच्छा रेप्यूटेड कंपनी है, नाम से ही ऑर्डर, हाँ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डाबर का है, हिमालय का है। इस तरह से जो कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज के नाम के अकॉर्डिंगली उसकी रेपुटेशन भी देखी जाती है, उसके बेस पे भी सिलेक्शन किया जाता है कि ये अच्छे ब्रांड है, इसकी रेपुटेशन अच्छी है, मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसके बेस पे भी हम सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक और क्राइटेरिया हम ये भी देखते हैं, स्पेसिफिकेशन टू विच प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर। कई बार क्या होती है, किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को पर्टिकुलर ही प्रोडक्ट को वो करता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो ये भी देखा जाता है किस तरह का प्रोडक्ट है, वो भी स्पेसिफाई करता है कि किस तरह का मैन्युफैक्चर, ये भी एक तरह का क्राइटेरिया है। तो ये सब क्राइटेरिया है कि हम एक सप्लायर को सिलेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी देख सकते हैं, किस तरह का कैपेबल है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जितना हमने ऑर्डर प्लेस किया है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, अगर फाइनेंशियली वो फाइनेंशियल रिसोर्स ज़्यादा है उसको, तो वो क्वालिटी, क्वालिटी हो गई, क्वांटिटी हो गई, ठीक है, टाइम हो गई, ये मतलब कि हर चीज़ उसको हर चीज़ टाइमली अवेलेबल करवा सकता है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी मैटर करती है। ठीक है, ऑर्डर आ गया उसके पास, बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स ही नहीं है, तो वो रॉ मटेरियल कब खरीदेगा, टाइम से जो प्रोडक्ट है उसकी वो फॉर्मेशन नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो प्रोडक्ट रिसीव होने में भी डिले हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि जिसके बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं सप्लायर की। उसके बाद मैनेजमेंट, उसने कैसे अपने जो इंडस्ट्री है उसको कैसे मैनेज कर रखा है, किस वे से मैनेज कर रखा है। उसके बाद कौन कौन सी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, टू द परचेजर, जो परचेज करने वाला या बायर है उसको कौन कौन सी फैसिलिटीज, क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई डिस्काउंट उसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये, और क्वालिटी कैसी है, ये सब क्राइटेरिया है। ऑन इन दिस क्राइटेरिया वी कैन सेलेक्ट द सप्लायर। और क्या इसमें रेपुटेशन, पर्टिकुलर जो भी कंपनी है, जो भी ब्रांड है या मैन्युफैक्चरर है, उसके ब्रांड की मार्केट में कितनी वैल्यू है, किस तरह की रेपुटेशन है उसकी बिजनेस में, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम एक, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट में सिलेक्शन करनी सप्लायर की, आपको बताया था कि जो सप्लायर है उनकी एक लिस्ट बना दी जाती है, तो जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है या पब्लिक सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, वो एक लिस्ट मैनेज करके रखते हैं, अप्रूवल लिस्ट अप्रूव करके रखते हैं कुछ सप्लायर को, ठीक है, और उनमें ये सब क्राइटेरियाज को इंक्लूड करके एक सप्लायर की सिलेक्शन की जाती है। अब हम बात करें क्रेडिट इंफॉर्मेशन। अब जो पेमेंट है, ठीक है, सप्लायर का तो हो गया, अब हम बात करें, ठीक है, पेमेंट की, मोड ऑफ पेमेंट वो कैसे किया जाए। तो इसमें क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो क्रेडिट फैसिलिटी एक इस तरह का मेथड है जिसमें क्या होता है, बाइंग होती है, परचेजिंग होती है विदाउट कैश, कैश में पेमेंट नहीं देते। जैसे हमें थोड़ा बहुत सामान परचेजिंग करनी है तो हम बाय हैंड कैश के थ्रू उसको पेमेंट कर देते हैं, लेकिन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होता है, सीधा आपने जो भी अकाउंट है उसमें, जब उसमें क्या होता है, अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा बड़ा ऑर्डर होता है, तो उसकी जो पेमेंट होती है, तो वो इतनी पेमेंट हम लेकर सप्लायर को तो नहीं दे सकते ना कि हाँ भाई ये 1 करोड़ की पेमेंट है, 2 करोड़ की पेमेंट है, इस तरह से जो भी डिपेंड करता है कितने का ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है टू द सप्लायर, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो इससे जो क्रेडिट जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो मोड ऑफ पेमेंट है, ठीक है, इससे जो सेल होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो पेमेंट का मोड है ये बहुत इजी होता है, ठीक है। इसमें पर ये होता है कि पेमेंट, इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हैं, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि पेमेंट में भी कई बार डिले हो जाती है, क्योंकि अकाउंट में इसको डिपॉजिट करवाना होता है, तो कई बार डिले भी हो जाता है। वो जो परचेज करने वाला है, जो बायर है, ठीक है, वो डिले भी कर सकता है, अमाउंट देर से भी दे सकता है। अगर ऑन हैंड देना है, बाय हैंड देना है, एक उसने परचेज किया और दे दिया, परचेज किया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को रिसीव कर लिया और पेमेंट कर दी बाय कैश, ठीक है, वो तो उसमें तो कोई इस तरह का रिस्क नहीं होता। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक होता है कि जो पेमेंट है वो डिले हो सकती है। कई बार क्या होता है, उधार की भी टेंशन हो जाती है, भी हाँ भाई कि कईयों ने लोन लिया होता है, लोन के बेस पे वो पेमेंट करते हैं, तो वो कई बार लेट हो जाता है उसके कारण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सिलेक्शन करनी है ना, आप जो क्रेडिट जिसको दे रहे हैं, क्रेडिट कस्टमर की भी प्रॉपर सिलेक्शन करनी चाहिए। सप्लायर की तो हमने कर दी,
ठीक है। अब जिसने पेमेंट करनी है उसकी सिलेक्शन भी करनी पड़ती है सप्लायर को, ठीक है। बिफोर अलाउइंग द क्रेडिट, क्रेडिट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? उसकी कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी नंबर 1, ठीक है, और उसका कैरेक्टर, ठीक है, उसकी कैपिटल, कैरेक्टर, कैपिटल, कंडीशन, ये 4 पॉइंट है जो कि पेमेंट करने वाले के देखने पड़ते हैं। पहले तो हमने सप्लायर के बारे में पढ़ा, अब हम जो जिसने पेमेंट करनी है उसमें पहले उसकी कैपेसिटी देखी जाती है, भी उसको बिजनेस का कितना एक्सपीरियंस है, कहीं ऐसा तो नहीं नया बंदा आया है, नया पर्सन है, नॉलेज कितनी है उसको, ठीक है, क्या एबिलिटी है, कितने रिसोर्स है, कितना रिसोर्सफुल है, ये सब पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं अबाउट द रिगार्डिंग और रिलेटेड द क्लाइंट जिसने पेमेंट करनी है बायर ने। उसके बाद उसका कैरेक्टर, यानी वो ऑनेस्ट है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि बाद में पेमेंट देगा ही, ठीक है, और किस तरह का मॉरल कंडक्ट कैसे है, लोगों के साथ कैसा डील करता है, ये चीजें भी देखी जाती है। कई होते हैं ना बहुत इस तरह के बिहेवियर के होते हैं कि नहीं उससे हमने डील नहीं करना, वो सही से बोलता नहीं है, ठीक है, उसके साथ हमने डील नहीं करना। जो डील सही से करता है उसको भी कंसीडर, ये भी कंसीडर किया जाता है, क्या पता वो पेमेंट ना दे फिर गुस्से में बोले या कुछ इस तरह से, ठीक है, तो उसका मॉरल कैरेक्टर भी देखा जाता है जिससे पेमेंट लेनी है, ठीक है, और उसकी ऑनेस्ट भी कितना ऑनेस्ट है, क्योंकि कैश में नहीं ले रही पेमेंट। उसके बाद कैपिटल, उसके पास कितनी कैपिटल है, ठीक है, क्या उसके पास कोई टेंजिबल एसेट्स है, यानी उसके पास कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, जैसे कोई भी अगर मान लो कल को उसके पास पैसा ना हो तो वो एसेट्स के थ्रू हम वो ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है, उसने कोई रिजर्व भी रखा हुआ है अपने पास, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारा चीजें देखी जाती है। उसके पास कितनी कैपिटल है, कैपिटल अलग अलग वे में से हो सकती है कि उसके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है, कुछ रिजर्व में उसने पैसे रखे हुए हैं, फाइनेंस या फिर कैपिटल रखी है या नहीं रखी, ठीक है। उसके मार्केट में जो एसेट्स है उन एसेट्स की मार्केट में कितनी वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आ गया कि क्लाइंट की कंडीशन भी देखी जाती है, भी उसकी वो बिजनेस को कैसे ऑपरेट कर रहा है, किस तरह की कंडीशन है, ठीक है। तो ये है सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट जिससे पेमेंट लेनी है एक सप्लायर, ठीक है। तो ये हमारा था परचेज प्रोसीजर के रिगार्डिंग, और ये आपका जो टॉपिक है परचेज प्रोसीजर ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।